तो राजनीति में लक्ष्य क्या है आपका? राजनीति में लक्ष्य मेरा सबसे पहले जन सेवा करना, अपने लोगों का काम करना। अगर कभी पावर अगर मिलती है तो उसको अपने लोगों के लिए सदुपयोग करना। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने लिए आधी रात को खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकें, ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य है। माई की कृपा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल राजनीति में जब उतरे हैं तो किसके अंदर एक इच्छा नहीं रहती है अच्छे पद पाने की। अगर प्रयास करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, क्षेत्र में मेहनत करेंगे, क्षेत्र अगर उस काबिल समझेगा तो बिल्कुल पार्टी उस काबिल समझेगी तो विधायक कौन सी बड़ी बात है, मंत्री भी बन सकता है आदमी, CM भी बन सकता है, PM भी बन सकते हैं। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपने लोगों का काम कर सकते हैं, अपने लोगों का खुल के खेल सकते हैं। एक व्यापार में आदमी अपने उसमें बंध जाता है, राजनीति में आदमी अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। सीधी सीधी बात है। राजनीति में आपको आदर्श, आप जो है किसको मानते हैं आप अपना आदर्श? राजनीति में आदर्श तो जिनसे सीखा जाता है, जो पहले गुरु होते हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, तो मैं उनको ही अपना आदर्श मानूंगा सारे प्रकार से। उन्होंने लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए काम किया है, अपने लोग बनाए हैं, उनके लिए आधी रात को खड़े रहते हैं, अपने लोगों के लिए उनकी समस्या सुनना होता है, उनके परिवार से, घर से, बच्चे से, सबसे जुड़ाव उनका शुरू से रहा है। फेवरेट राजनेता है वो कौन है? मेरे फेवरेट राजनेता तो एक प्रकार से अभी देश में बात की जाए तो मुझे राजा भैया पुंडा काफ़ी पसंद है, और अपने क्षेत्रीय युवा नेताओं में बात की जाए तो प्रबल सिंह तोमर, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र हैं। मैं उनसे, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई समान हैं, उनके साथ उठा बैठा हूँ, तो वो लोगों की जो जन समस्याएं सुनते हैं, बंटूवन लोगों की चर्चाएं सुनना, बंटूवन लोगों को संतुष्ट करके भेजना, तो मैं उनको अपना अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। मैं फ्यूचर की क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का प्लान यही है, आगे भविष्य में आगामी तैयारी चल रही है, ग्राम पंचायत के हिसाब से, गाँव बाई गाँव के हिसाब से एक अपनी टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। हर गाँव में ग्राम पंचायतों में जाना, जो पिताजी के व्यक्ति उनसे जुड़ना, जो अपने नई युवा टीम है उसको खड़े करना हर गाँव जाके, और एक अपनी टीम के लिए आगे जो भी चुनाव आता है, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा, उसके लिए अभी से ही तैयारी निरंतर चालू है। और आज के समय में समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई है कि पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया है पावर को। जैसे कि उन्होंने अपने हिसाब से TI कर लिया, अपने हिसाब से तहसीलदार कर लिए, केवल एक जनप्रतिनिधि है, केवल उसकी ही चलेगी, बकाया जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नथिंग है। इस तरीके से काम कर रही हैं पार्टियां, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, उसमें एक गलत मैसेज है। आज जिला पंचायत सदस्य देख लो, वो जनताओं के जो वोट का है वो हनन है कहीं ना कहीं। आप एक विधायक हो, एक मंत्री हो, जिला के जितने भी SP, कलेक्टर, TI, दरोगा, वो सब उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, ना कि जो क्षेत्र से, जो अपने जनमत से चुनकर आ रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शायर अली, और आप मुझे तो जानते ही हैं, लेकिन आज की खासियत ये है कि आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा सरपंच सत्यम शर्मा जी। पिताजी का नाम है बांके बिहारी शर्मा जी, और इनकी माताजी किरण शर्मा जी यहाँ से जनपद में अध्यक्ष भी रहीं, और साथ ही साथ इनके पिताजी जो हैं ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने कम उम्र में सरपंची का चुनाव जीता और एक रिकॉर्ड बनाया। पूरे दतिया ज़िले में सबसे युवा सरपंच हैं, और पहले ही चुनाव में इन्होंने कदम रखा, उस चुनाव में इनको सफलता हासिल हुई। सत्यम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम सरपंची को लेकर ही बात करेंगे जी। जो आप चुनाव जीते जी और आपने राजनीति में आए जी, तो ऐसा लगता है कि आपका जुड़ाव तो है ही राजनीति से जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच बनने के बाद आप? सरपंच बनने के बाद तो सबसे पहले अपने लोगों का जितने भी बार धन्यवाद करें, सुबह शाम दोपहर, उनका धन्यवाद करना चाहिए। जिन लोगों ने आज अपना मत देकर मुझे आज सरपंच बनाया है, उनने अपना तन मन धन जो मेरे लिए लगाया, उन लोगों के लिए तो चरण बंदन करना चाहूँगा, जिनने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हो। और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है कि मेरे गांव के लोगों ने मुझे आज सरपंच बनाया है, तो मैं उन लोगों का जीवन भर ऋणी रहूँगा। तो राजनीति में लक्ष्य क्या है आपका? राजनीति में लक्ष्य मेरा सबसे पहले जन सेवा करना, अपने लोगों का काम करना। अगर कभी पावर अगर मिलती है तो उसको अपने लोगों के लिए सदुपयोग करना। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने लिए आधी रात को खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए जितना अच्छे से अच्छा कर सकें, ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य है। पावर आपको मिलती है, इससे क्या तात्पर्य है? पावर से जो है भविष्य में, जैसे कि अभी एक कार्य क्षेत्र रहता है कि आज मैं सरपंच हूँ तो मैं अपने गांव के, केवल गांव का विकास कर सकता हूँ, आप अपने गांव के लोगों के काम कर सकता हूँ। अदर जगह पे अपन इतने सक्षम नहीं है कि उन लोगों के अपन सारे काम करा सकें, क्षेत्र का विकास करा सकें। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जो फंड रहते हैं, वो अपन अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकें विकास के लिए। तो एक कार्य क्षेत्र कह सकते हैं अपन उसको पावर से। तो कार्य पावर, एक खुद की भी पावर रहती है, वो कहीं भी काम कर सकती है। कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्या विधायक बनने का प्लान है क्या आगे? माई की कृपा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल राजनीति में जब उतरे हैं तो किसके अंदर एक इच्छा नहीं रहती है अच्छे पद पाने की।
अगर प्रयास करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, क्षेत्र में मेहनत करेंगे, क्षेत्र अगर उस काबिल समझेगा तो बिल्कुल पार्टी उस काबिल समझेगी। तो विधायक कौन सी बड़ी बात है, मंत्री भी बन सकता है आदमी, सीएम भी बन सकता है, पीएम भी बन सकते हैं। राजनीति से जुड़ाव का कारण क्या है आपका? राजनीति से जुड़ाव का कारण एक मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। मैं बचपन से जब क्लास में पढ़ता था तो मुझे राजनीति शुरू से ही पसंद रही है। एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी 2007 से ही पहले बीएसपी पार्टी में रहे और उनने 2007 में विधानसभा टिकट की तैयारी के लिए टिकट मांगा था। तो बचपन से ही पिताजी को रैलियों में जाते हुए देखना, उनकी एक राजनीति में जो काम करते थे, तो राजनीति के बारे में एक शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है कि उसके बारे में सीखना समझना। 2007 में मेरी जन्म 10/7/1999 का जन्म है और मैं काफ़ी छोटा था, 4th क्लास। मुझे ऐसी याद है कि 4th क्लास में शायद जब चुनाव हुआ था 2007 का, बीएसपी से मेरे पिताजी का जब टिकट कट गया था होते होते, तो उस समय से मुझे राजनीति का शुरू से ही मैं धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मेरी माता जी 2014-15 में शायद जनपद अध्यक्ष, पहले जनपद सदस्य बनी, फिर जनपद अध्यक्ष बनी थी 2014 के समय पे। तो फिर राजनीति में शुरू से परिवार रहा है तो अपन को उसमें अपने लोगों से जुड़ाव रहे हैं, लोग बाग आना जाना, तो उससे राजनीति का शुरू से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपने लोगों का काम कर सकते हैं, अपने लोगों का खुल के खेल सकते हैं। एक व्यापार में आदमी अपने उसमें बंध जाता है, राजनीति में आदमी अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, सीधी सीधी बात जो है। तो आप राजनीति में आपको आदर्श, आप जो है किसको मानते हैं आप अपना आदर्श? राजनीति में आदर्श तो जिनसे सीखा जाता है, जो पहले गुरु होते हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं, तो मैं उनको ही अपना आदर्श मानूंगा सारे प्रकार से। उनने लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए काम किया है, अपने लोग बनाए हैं, उनके लिए आधी रात को खड़े रहते हैं, अपने लोगों के लिए उनकी समस्या सुनना होता है, उनके परिवार से, घर से, बच्चे से, सबसे जुड़ाव उनका शुरू से रहा है। हर गांव में, हर पंचायत में, हर पोलिंग बाई पोलिंग उनकी लोगों से जुड़ाव रहा है। आज किसी भी पंचायत में पहुंच जाए, 91 पंचायतें हैं जनपद सौड़ा के अंदर, तो सारी पंचायतों में उनके लोग हैं। तो शुरू से ही राजनीति में लोग का आना जाना रहा है। तो पिताजी के, मैं तो उनको ही आदर्श मानता हूँ, जो इतनी टीम उनने खड़ी की है अपने लोगों की, तो उनको ही आदर्श मान के चलता हूँ मैं अपना। तो आप राजनीति में हैं, आपका राजनीति से जुड़ाव भी है, बचपन से है जी। तो आप जो आपका फेवरेट राजनेता है वो कौन है? मेरे फेवरेट राजनेता तो एक प्रकार से अभी देश में बात की जाए तो मुझे राजा भैया कुंडा काफ़ी पसंद है, और अपने क्षेत्रीय युवा नेताओं में बात की जाए तो प्रबल सिंह तोमर, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र हैं। मैं उनसे, चूँकि वो मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ। तो वो लोगों की जो जन समस्याएँ सुनते हैं, 1 to 1 लोगों की चर्चाएँ सुनना, 1 to 1 लोगों को संतुष्ट करके भेजना, तो मैं उनको अपना अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ मैं। और देश में देखा जाए तो राजा भैया कुंडा ने एक अपनी दम पे पहचान बनाई है, खुद की पार्टी बनाई है, एक छोटे से स्तर से उठ के उनने आज देश में जो पहचान बनाई है, तो उनको मैं बहुत बड़ा एक मानता हूँ कि वो कुछ हैं, ईश्वरी कृपा है उनके ऊपर। बिना पार्टी के जो है लगातार जी 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 अपने लोगों वहाँ शासन कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ थी जी, और आज सरपंच बनने के बाद तक का, जी, उस दौरान क्या क्या आपने मुश्किलें देखी, क्या क्या कैसा आपने समय देखा, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं संक्षेप में? बचपन से ही मैं क्लास में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा गधा रहा हूँ। मतलब कहने के लिए, जो नीचे से लोग बाग ऊपर से टॉपर आते थे और मैं नीचे से टॉपर रहा हूँ हमेशा। तो अपन शुरू से ही मतलब ज़बरदस्त गधा रहे, तो बचपन से भी शुरू से ही घर परिवार की डांट पड़ती थी। हाँ, ये हमारी देसी लैंग्वेज है भाई। जो पढ़ने में वीक होते हैं उनको हमारे यहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज में मम्मी पापा या टीचर जो है डांटने के तौर पर गधा बोलते हैं। आप इसको गलत मत ले लेना। जो गधा से मतलब है पढ़ाई में वीक होना, ये यहाँ की ये देसी लैंग्वेज में बोला जाता है, ये तो फलाना व्यक्ति बहुत गधा है। तो वही यहाँ पर देसी अंदाज में जो है सरपंच अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं। जी बोलिए सरपंच साहब। तो बचपन से ही घरों लोगों का मेरे ऊपर प्रेशर रहा है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में मेरा कभी मन लगता ही नहीं था। उसका एक कारण रहा है कि अपनी मदरबोर्ड जो मातृभाषा रही है वो हिंदी रही है, और शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में बच्चे को भेज देते हैं। तो जो बच्चा जो बचपन से पेट से सीखता है वो हिंदी, उसको भाषा के शब्द हर चीज़, अब उसको तुरंत कहा जाए कि भैया इंग्लिश में आप बात करना सीख जाओ,
एक अपने बहुत विद्वान थे राजीव दीक्षित करके, तो उनका मैंने एक बार यूट्यूब पे सुना, तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें स्टेटमेंट दिया कि किसी भी आप विदेशी आदमी से कहो कि वो हिंदी का पेपर दे दे तो वो उसमें फेल होगा। और अपन को सारे पेपर इंग्लिश में देने हैं, तो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड जैसे कि काम करती है, दिमाग में हिंदी पड़ा हुआ है और किताबों में इंग्लिश ही इंग्लिश है। तो इस तरीके से इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा वीक रही, तो मैं मतलब सबसे नीचे रहा हूँ क्लास में। तो मुझे हमेशा से पढ़ाई से बहुत कम इंटरेस्ट रहा है। तो उसके बाद मैंने 9th के बाद हिंदी मीडियम में मेरा 11th का शायद मैंने पेपर जो MP बोर्ड से हुए वो हिंदी मीडियम से दिए। तो हिंदी मीडियम में आया तो उसमें सब चीज़ हिंदी ही में थी, तो अपनी अंदर से मतलब एक बार किताब को पढ़ें और याद हो जाए। क्लास में सबसे टॉप रहे अपन, 11th-12th में मेरी टॉप पे गया। तो फिर मैंने इससे एक अनुमान लगाया कि मैं गधा नहीं था, मेरी जो अंदर की जो मदरबोर्ड में जो घुसा हुआ था कि जो हिंदी चीज़ें थीं वो इंग्लिश में अपन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे सारी चीज़ों को। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि हिंदी एक अपना माध्यम है जिससे बच्चा जितनी जल्दी प्रोग्रेस, जितनी जो अपनी मातृभाषा में अपन सीख सकते हैं वो किसी दूसरे की भाषा में कोई चीज़ को अपन सीख नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसके बाद मैं 12th पास की तो मेरे ऊपर मुकदमे दायर होने लगे। 12th के बाद फिर मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट चला गया कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग सकती है, मेरे ऊपर केस लग गए। फिर मैंने राजनीति में धीरे धीरे करके अपना हाथ पैर चलाने स्टार्ट किए और ईश्वर की कृपा रही कि मैं सरपंची का चुनाव आया तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम लड़ो चुनाव, तो मैं चुनाव लड़ा। काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए, सारी चीज़ें हुई, बड़ी परेशानियां हुई, बड़ी टाइट चुनाव हुआ, ज़मीनी स्तर का चुनाव। आज बड़े बड़े सांसद विधायक का इतना खतरनाक चुनाव नहीं रहता है जितना सरपंची का चुनाव रहता है। गांव में एकदम पार्टी बंदी थी, बहुत ज़बरदस्त स्थिति थी। उसमें भी ईश्वर की, गुरु महाराज का आदेश था कि आप चुनाव लड़िए, मेरा साथ है। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से चुनाव में विजय प्राप्त हुई और आज इसके काबिल हैं। बातों बातों में ही सरपंच ने यहाँ पर एक संदेश दे दिया है, उस संदेश को पकड़ने की आपको ज़रूरत है। व्यक्ति हिंदी भाषा में जो प्रोग्रेस कर सकता है हमारी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा भी घोषित किया हुआ है, तो हम हिंदी में जो प्रोग्रेस कर सकते हैं, हिंदी में हम जो जिन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं वो किसी और लैंग्वेज में नहीं समझ सकते। अगर आपके सिर पर अंग्रेजी का भूत सवार है तो अंग्रेजी केवल एक भाषा है। ज्ञान आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपको उसी भाषा में लेना है जिस भाषा में आपको जल्दी समझ में आता है। तो मेरा मानना है कि हिंदी सबसे सरलतम भाषा इसलिए क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमारे लिए वो ईजी है। तो हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी के लिए प्रयासरत रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को अपने देश में बढ़ावा मिले, ना कि जो अंग्रेजी का क्रेज़ आजकल चल गया है उस क्रेज़ को ज़रा थोड़ा कम करें और अपनी मातृभाषा को आगे ले जाएं। तो सरपंच जी, और आगे के फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके? फ्यूचर का प्लान यही है, आगे भविष्य में आगामी तैयारी चल रही है। ग्राम पंचायत के हिसाब से, गांव बाई गांव के हिसाब से एक अपनी टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं और उस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। हर गांव में, ग्राम पंचायतों में जाना, जो पिताजी के व्यक्ति उनसे जोड़ना, जो अपने नई युवा टीम है उसको खड़े करना हर गांव जाके, और एक अपनी टीम के लिए आगे जो भी चुनाव आता है, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा, उसके लिए अभी से ही तैयारी निरंतर चालू है और अपने लोगों के बीच में रहेंगे। सबसे बड़ी परेशानी जो होती है जब पद और पावर दोनों ऐसी चीज़ें हैं। एक पद, आज के समय में समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई है कि पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया है पावर को। जैसे कि उनने अपने हिसाब से TI कर लिए, अपने हिसाब के तहसीलदार कर लिए। केवल एक जनप्रतिनिधि है, केवल उसकी ही चलेगी, बकाया जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नथिंग है। इस तरीके से काम कर रही हैं पार्टियां, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, उसमें एक गलत मैसेज है। आज जिला पंचायत सदस्य देख लो, वो जनताओं के जो वोट का है वो हनन है कहीं ना कहीं। आप एक विधायक हो, एक मंत्री हो, जिला के जितने भी SP, कलेक्टर, TI, दरोगा, वो सब उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, ना कि जो क्षेत्र से, जो अपने जनमत से चुनकर आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी जा रही है। जो एक सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करता है कोई छोटा सा नेता और उसको कोई पद मिल गया कोई पार्टी का, तो उसकी चल रही है भाई जनप्रतिनिधि क्षेत्र के ऐसी तैसी कराएं, वो उनका कुछ काम नहीं हो रहा है।
अपने लोगों के लिए कुछ बात नहीं रख पा रहे हैं, उन पर केस झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अपना कहने का तात्पर्य ये है कि आगे भविष्य में ऐसी तैयारियां की जा रही हैं कि जो हमारे क्षेत्र के जो अपने आदमी हैं उनको किसी ज़िले के ऐसे नेताओं के पास नहीं जाना पड़े कि उनके पास घंटों बैठना पड़े और उनके काम भी ना हो और एक प्रकार से उनका हनन हो, शोषण हो, एक गुलामी टाइप की करवाते हैं आज के जो नेता होते हैं। आप 24 घंटे उनके पीछे लगे रहो, 24 घंटे उनके पीछे गाड़ी दौड़ाते रहो, मतलब जो ज़्यादा आ रहा है जा रहा है, 24 घंटा वहीं लगा है, उसका काम हो जा रहा है। जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो तो भाई इतना समय नहीं दे पाएगा, तो उसको नेता लोग धीरे धीरे करके दरकिनार कर रहे हैं। जो पुराने जिनके पास जनता का सपोर्ट था, जनता का उनका प्यार था, ऐसे नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है। आज की स्थिति ऐसी है जिले के अंदर, वो पिछड़ते जा रहे हैं। उसका कारण एक है कि जो नई नई वो आ रहे हैं वो एक अपना एक तरीके से सोच में हाईजैक करने की फिराक में चल रही है उनकी पूरी कार्रवाई के ज़िले को हाईजैक कर लिया, अधिकारी अपने बैठा लिए, सब सत्ताधारी पार्टी और दम से माल पटक रहे हैं, भ्रष्टाचार दम से चल रहा है। तो इस तरीके का ना हो। ऐसे पद पे मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई भी पद आए तो उसके भरपूर आदमी का विरोध कर सकूँ, सही को सही कह सकूँ, गलत को गलत कह सकूँ। तो इरादे तो आपके मजबूत नज़र आ रहे हैं जी। कहीं आप भी तो नहीं खो जाएंगे आगे जाके इस चमक में? नहीं, चमक में तो बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। अपने लोगों के लिए खड़ा रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। जो मन बना लिया है कि आगे मन तो बिल्कुल बड़ा करना है। बिल्कुल तय। जब अपन राजनीति में उतरे ही हैं, जब अपन उसकी दुकान ही खोले हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो आदमी को करना ही पड़ेगा। आदमी कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई राजनीति में अपन जब जनसेवा के लिए उतरे ही हैं, अपने लोगों के लिए अपन ने जीवन अपना एक लक्ष्य बना लिया कि अपन को उस लाइन में जाना है, तो उसमें सबसे अच्छा बेहतर से बेहतर जितना कर सकें उतना बेहतर करना चाहिए। युवा सरपंच सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और सत्यम शर्मा ने यहाँ अपने इरादों को साफ कर दिया है और अपने हौसलों को यहाँ व्यक्त किया है। हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं और आप लोगों ने भी देखा, आप इसमें वीडियो में देख रहे कि हौसले इनके बुलंद हैं। तो इसी बुलंदी को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। अगर आपके हौसले जिद्दी हैं तो मंजिल कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी दूर हो और कितनी भी कठिन हो, उस मंजिल को पाया जा सकता है। कहते हैं पंखों से उड़ान होती है। अरे भाई, पंखों से उड़ान नहीं होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप आसमान की जो ऊंचाई है उसको छू सकते हैं। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो आसमान से कहते हैं, कह दो आसमान से और ऊंचा हो जाए, कह दो आसमान से और ऊंचा हो जाए, क्योंकि हमारे हौसले आसमान की ऊंचाइयों से ऊंचे हैं। शेर शायरी कही है तो एक कहावत है, आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर लें। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा करें। अभी तो समय काफ़ी है और ऐसा जलवा लेके आएंगे, अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर जाएंगे, कभी अपने लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी मेरी पिताजी की टीम के आदमी हैं, जो नए भी जुड़ेंगे भविष्य में, तो मैं एक प्रोटोकॉल वाली राजनीति नहीं करना चाहिए कि भैया 5 बजे उठ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं। भैया राजनेता को तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी रोटी खाते में उठा लेना चाहिए। आदमी रात को पहुंच गया, 12 बजे पहुंच गया, 1 बजे पहुंच गया, उसकी तो लाइफ ही वो है। आजकल के जो नेता हैं भैया 8 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, एक दिन के लिए अपना उनका वो बन गया कि आज 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ तक रहेंगे, 10 से 11 फलानी जगह रहेंगे। तो ये एक जो स्वभाव वाली राजनीति है, मैं उस राजनीति से काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ। एक ज़मीनी स्तर की राजनीति को अपना, एक ऐसा ज़मीनी स्तर पे कि आदमी भैया कहीं भी आ सके, कहीं भी मिल सके, उसकी कोई प्रोटोकॉल ना हो। एक राजनीति में आदमी का प्रोटोकॉल जो रहता है भैया, अपना एक जामा दिखा रहे हैं लोगों को, रोक टोक अपना सिस्टम से चल रहे हैं। आदमी सीधा मिलना चाहिए। अब 2-2 4-4 घंटे आदमी तुम्हारे लाइन में ही खड़े हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फिर भोपाल जा रहा है, आदमी परेशान हो रहा है। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में आपको आने के लिए। और काफ़ी समय से पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारे चैनल को काफ़ी प्यार आपके द्वारा दिया जा रहा है और इसी प्रकार आप हमारे चैनल को प्यार देते रहें और हमारी आवाज़ को बुलंद बनाते रहें।